एक नया अंदाज, एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नई लगन। यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं एफएम रेडियो 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर और इसके लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, डॉक्टर अमीना आरिफ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एंड अमरीन ज़हरा एज ए पीएचडी स्कॉलर। डॉक्टर अमीना, आप हमें बताएंगी कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, I'm Dr. Ameena Arif, PhD from SPS, Punjab University, Lahore. I'm here working as an assistant professor. UCP में हम different degrees करवा रहे हैं, BS, MS and PhD in biochemistry. तो हमारे साथ एक PhD के स्कॉलर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो बताएंगे बायोकेमिस्ट्री क्या है। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री असल में होती क्या है ये बताऊंगी। बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ बेसिकली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इंसानों के अंदर, पौधों के अंदर, जानवरों के अंदरूनी सिस्टम और कीमियाई तख्लीक की स्टडी है जो हमें डीपली सेल एनालिसिस करने में मदद देती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपोनेंट्स भी बायोकेमिस्ट्री के बताती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, amino acids which are the building blocks of proteins और vitamins और minerals। ये biomolecules together collectively काम करते हैं for the importance in human body। अब डॉक्टर अमीना की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगी कि प्रोटीन्स क्या हैं और इनका बायोलॉजिकली जो है वो क्या रोल है। जी बिल्कुल, प्रोटीन्स आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रोटियोज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एंड प्रोटीन्स आर द एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। virtually every cellular activity is dependent on one or more particular proteins. They can be classified according to their biological functions. Protein can carry out almost every biological role: structural, source of energy, catalyst, transport, muscle contraction, signaling, communication, VN, etc. Based on their general shape and solubility, proteins can be grouped into three classes: fibrous proteins, globular proteins and membranous proteins. Okay ma'am, can you tell me what are the functional and non-functional enzymes of the blood and how their measurement is useful? Non-functional enzymes and proteins are of the blood enter the blood from broken cells or dead cells in which they are normally present. Thus, they are marked of the death and injury of the particular cells. Increased levels are diagnostic of the injury or the diseases in their parent or source tissue. Level depend on the magnitude of cell damage in the tissue containing the enzyme as well as rate of removal from the blood by kidney and proteolytic destruction. अमरीन, आपकी तरफ आते हैं। आप एक पीएचडी स्टूडेंट हैं, आप क्या समझती हैं कि एमएस या पीएचडी की डिग्री के बाद किस तरह ये डिग्री जो है बायोकेमिस्ट्री के हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है? इसकी एकेडमिक, इंडस्ट्रियल या जॉब मार्केट के हवाले से थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दें। जी बिल्कुल, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ये जॉब के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिग्री है और करियर के हवाले से भी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि व्हेन यू आर अ बायोकेमिस्ट व्हाट यू कैन डू और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि फ़िज़ियोलॉजी को ले लें। अगर आप फ़िज़ियोलॉजी को देखते हैं तो ऐसी बायोकेमिकल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने में ये बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है, जिसमें ऑल्ट्रेशंस ऑफ द बॉडी होती हैं, पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज़ होती है और जिसके अंदर स्पेशली बायोकेमिकल चेंजेस स्टडी की जाती हैं। यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर पैथोलॉजी को मैं देखूं तो फिजिशियन के पास अगर कोई भी पेशेंट जाता है, जो डॉक्टर है या फिजिशियन है, वो सबसे पहले हमारी बॉडी के, ऑर्गन के या किसी भी जगह के बायोकेमिकल चेंजेस को सबसे पहले स्टडी करता है। अगर आपकी कोई जॉइंट स्टिफनेस है, जॉइंट पेन है, ये डॉक्टर्स को बायोकेमिस्ट्री ही है और बायोकेमिकल फर्स्ट सिम्टम चेंज है जो आइडेंटिफाई करने में मदद देता है डायग्नोसिस के हवाले से। अगर न्यूट्रिशन को देखा जाए तो ये हमें फंक्शन एंड रोल ऑफ विटामिन्स इन हेल्थ स्टडी करने में इम्पोर्टेंस रखती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा मल्टीविटामिन्स लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री मल्टीविटामिन्स की पूरी स्टडी है जिसमें सारे विटामिन्स ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के कवर होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर फॉल करती हैं। हार्मोन्स के हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज़ आते हैं। प्लांट डिजीज़ जैसे पोटैटो को डिजीज़ हो जाते हैं, पोटैटो वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा मैं आप लोगों को ब्रीफ करती चलूँ कि एनहांसिंग ऑफ ग्रोथ में, जिसमें फर्टिलाइज़र्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बायोकेमिस्ट्री। कैसे इम्पॉर्टेंट होती है कि ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, जिससे हमें क्वालिटी ऑफ फूड इंक्रीज़ होती है। और फिशरीज़ का डिपार्टमेंट देखा जाए, उसके अंदर भी सब्सटेंसेस को प्रमोशन देती है, जिसमें हमें डिफरेंट फ़िश ग्रोथ यील्ड मिलती है और रिप्रोडक्शन इन फ़िश को इन्हांस करती है। अगर हम एक बहुत बड़ा इशू है आजकल जो आप सब ने सुना होगा, जिसमें मिल्क की अडल्ट्रेशन होती है, हनी की अडल्ट्रेशन होती है, जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ मिल्क यानी मिल्क के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं। यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट का ही काम है और बायोकेमिकल टेस्ट की वजह से हम मिल्क के अंदर किसी किस्म की कंटामिनेशन, किसी किस्म के हज़ार्डस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, वो आइडेंटिफाई भी बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट की वजह से होती है। अच्छा, सॉरी इमरीन, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप मुझे इसकी जॉब मार्केटिंग के बारे में बता सकती हैं कि पाकिस्तान में या बाहर के ममालिक में ये बायोकेमिस्ट्री की डिग्री हमें किस तरह हेल्प कर सकती है? येस, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अक्सा। अगर मैं आपको कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बताऊं तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की तो इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट एक बहुत हाई डिमांड में है। इन रिसर्च लैब्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स में, और बायोकेमिस्ट आर एम्प्लॉयड एज प्रोफेसर्स बेसिकली, जिसमें ग्रांट्स, प्रपोजल्स, एवरीथिंग जो एकेडमिक लेवल पे आता है। अगर मैं डेजिग्नेशंस देख लूँ तो मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, जिसमें से कुछ मैं आप लोगों को ब्रीफ करती चलूँ। जब आप एमएस की, पीएचडी की, हायर लेवल ऑफ रिसर्च डिग्री बायोकेमिस्ट्री में कर लेते हैं तो आप एज अ सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं, एज अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर्स, एज बायोकेम ग्रुप लीडर्स, बायोकेम इंटर्न्स, रिसर्च एसोसिएट में आप काम कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट के तौर पे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एक और बड़ी नई चीज़ है जिसमें बायोमार्कर एसोसिएट्स हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या है बायोमार्कर एसोसिएट्स? अब बायोमार्कर एसोसिएट्स बेसिकली जब मैंने इसको रिसर्च किया और देखा कि बायोमार्कर एसोसिएट्स और बायोकेमिस्ट्री का क्या ताल्लुक़ हो सकता है, तो बायोमार्कर एसोसिएट्स बेसिकली कैंसर डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा इनका काम है, जिसमें ये मैलिग्नेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेल टू सेल की रिकग्निशन, इंटरैक्शंस, जिसमें कौन से सेल्स अबनॉर्मली बिहेव करते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और आप लोगों को पता है कि आजकल कैंसर कितने टाइप्स का है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर है, और इसको इन लेवल्स को सेल को स्टडी करने में कैंसर सेल्स में बायोमार्कर एसोसिएट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिर लैब सिस्टम स्पेशलिस्ट एज अ क्वालिटी मैनेजर कर सकते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन बायोकेमिस्ट भी बहुत आजकल। रेगुलेटरी प्रोटीन बायोकेमिस्ट का क्या काम है? कोई प्रोटीन की रेगुलेशन में? एक्चुअली ये वो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड कह रहे हैं जिसमें प्रोटियोमिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब ये प्रोटियोमिक्स हम देखेंगे कि ये क्या है, ये प्रोटीन इंटरैक्शंस, और इस इंटरैक्शन को स्टडी करने में जिसमें प्रोटीन सेल के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और जिस तरह से ये काम करती हैं, ये भी एक रेगुलेटरी प्रोटीन बायोकेमिस्ट का काम है, विच इज़ अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, बॉन्ड्स, ये सारे रेगुलेटरी प्रोटीन बायोकेमिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं, और रेगुलेटरी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंटिस्ट भी हैं। अब आप फोरेंसिक साइंटिस्ट का इट इज़ वेरी कॉमन और बहुत ज़्यादा। फोरेंसिक साइंटिस्ट में बायोकेमिस्ट्री ये किस तरह हेल्प कर रही है? अच्छा, फोरेंसिक साइंटिस्ट मैं आपको बताऊं कि
आजकल फोरेंसिक साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है इन पाकिस्तान इटसेल्फ। हमारे पास पाकिस्तान फोरेंसिक साइंस एजेंसी है PFSA के नाम से। यहाँ पे फोरेंसिक साइंटिस्ट का सबसे बड़ा रोल है क्राइम सीन डेथ इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें DNA सीरोलॉजी है, इनकी एक फील्ड है बहुत बड़ी। DNA सीरोलॉजी में बायोकेमिस्ट जो हैं वो काम कर सकते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर से DNA, फ्लूइड्स वगैरह यस, बायोलॉजिकल फ्लूइड से DNA निकालते हैं और फिर आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो सकती है कि असल में क्राइम किसने किया है। तो यहाँ पे आप देखें फोरेंसिक साइंटिस्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फिर टॉक्सिकोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट और बायोमेडिकल साइंटिस्ट के तौर पे भी बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, और इन सब फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री अप्लाई की जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में या अब्रॉड में itself you can say inside Pakistan in national international biochemistry की application बहुत ज़्यादा है, in the food sector, in the forensic sector, in the academic sector, इन हर किस्म की fields में बायोकेमिस्ट्री का कह लें आप हर जगह पे रोल है। विदाउट बायोकेमिस्ट्री आई थिंक दीज फील्ड्स एवरी काइंड ऑफ एस्पेक्ट इज़ इनकम्प्लीट। यहाँ पे आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का रोल ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टडी करने की कितनी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू अमरीन, आपने बताया कि बायोकेमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल है और इसको मज़ीद स्टडी करना चाहिए। अब डॉक्टर अमीना की तरफ आते हैं। आपने प्रोटीन्स की बात की पहले, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप बताएं कि किस तरह जो है वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो सकता है बॉडी में। जब हम कोई खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट किस तरह बॉडी में यूटिलाइज हो रहे हैं, बेसिकली ग्लूकोज एक तो बेसिक एनर्जी सोर्स है, ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाता है बॉडी में इन लीवर के अंदर जाके ग्लाइकोजेनेसिस। बाकी का जो ग्लूकोज है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स में, अमीनो एसिड्स में, अदर कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें राइबोज हैं, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्यूकोज, ये सब कंपोनेंट्स हैं। और जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाती है तो उसके बाद ये कन्वर्जन हो सकते हैं इन कंपोनेंट से, वापस ग्लूकोज बन सकता है, या फिर लीवर से ग्लाइकोजिनोलाइसिस से दोबारा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बाद में? नहीं, ये वो डिफरेंट प्रोसेस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अ न्यू प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। डॉक्टर अमीना ने हमें बहुत अच्छा इसमें ब्रीफ अप किया है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बॉडी में किस तरह से की जाती है। अब मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ एंड वाई ग्लूकोज इज़ रिलीज फ्रॉम लिवर टू द ब्लड, इसके बारे में हमें ब्रीफ अप करें कि ये किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। जिस वक्त ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हम स्टोर्ड ग्लूकोज की तरफ आते हैं, और स्टोर्ड ग्लूकोज लीवर के अंदर प्रेजेंट है, और वहाँ से बॉडी लेती है ग्लूकोज ग्लाइकोजिन को ब्रेक करके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, एंड ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जो कि ब्लड में एंटर होके ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को पूरा कर देता है। मैम ये फास्टिंग कंडीशन में होता है? नॉट एग्जैक्टली इन फास्टिंग। जब भी ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वो एक सोर्स है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस लीवर से कन्वर्ट होके ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज में आ जाएगा, बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स में चला जाता है थ्रू ब्लड। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मैम, आजकल के विगरस एक्सरसाइज लोग करते हैं, फिर उनको मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो इसके बारे में हमें बताएं कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ मसल क्रैम्प्स और इसका किस तरह से पाथ एसोसिएट होता है एक्सरसाइज के साथ। In vigorous contracting skeletal muscles, anaerobic glycolysis takes place. Through that, lactate is produced. When lactate is produced, then ATP concentration is reduced. When ATP concentration is less, then मायोसिन रिमेन अटैच टू द एक्टिन। मायोसिन एंड एक्टिन दोनों उसके प्रोटीन्स है ना, जो मसल्स के साथ अटैच है। तो मायोसिन रिमेन अटैच टू एक्टिन, नॉट अलाउइंग द मसल टू रिलैक्स। अब वो मसल को रिलैक्स नहीं होने में हेल्प करे, इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ह्यूमन फील दैट क्रैम्प्स ड्यू टू दी फटीग हो जाती है। हाँ, फटीग हो जाती है, क्योंकि एटीपी कम है, एक्टिन और मायोसिन उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, और वो मसल के साथ अटैच रहता है, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स नहीं हो पाता और क्रैम्प फील होता है।
मैम मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आजकल फूड एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली नेम सुनने में मिलता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एलर्जीज़ होती हैं और मिल्क से रिलेटेड बहुत सारे अडल्ट्स इनटॉलरेंट टू मिल्क होते हैं, तो इसके बारे में हमें हाईलाइट करें कि ये इशू क्या है जिसमें मिल्क इंटॉलरेंस है। ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक एंजाइम की वजह से है, उसका नाम है लैक्टेज। जब लैक्टेज प्रेजेंट होता है बॉडी में तो वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में अमोनिया और हाइड्रोजन इन गैसेस में कन्वर्ट होता है, और इन गैसेस की वजह से एब्डोमेनल डिस्ट्रक्शन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया, ये चीज़ें फेस करते हैं ह्यूमन। और यही सारी बेसिस हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की कि लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, और इसको कवर अप किया जा सकता है लैक्टेज फूड में लिया जा सकता है विद मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। मैम इसमें अंदर कोई एज ग्रुप है इस इंटॉलरेंस का, मिल्क इंटॉलरेंस का, या ये डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को जो है फेस कर सकते हैं ये इशू? ये ग्रोइंग एज के साथ ज़्यादा है इसका। राइट। प्रोटीन्स की बात हुई, कार्बोहाइड्रेट्स की बात होगी, अब चलते हैं लिपिड्स की तरफ। तो लिपिड्स में मैम आप हमें बताएं कि फैटी एसिड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ये फैटी एसिड्स में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स में डिफरेंस ये है कि नॉन एसेंशियल ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, और एसेंशियल वो फैटी एसिड्स हैं जिनको फूड में लेना ज़रूरी है, और एसेंशियल में बेसिकली लाइनोलिनिक एसिड है एंड लाइनोइक एसिड्स हैं। मैम ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो आप बताएं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं कौन से बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं? We can synthesize omega-7 or higher unsaturated fatty acids but not omega-6 or omega-3. मैम ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनका मैम प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी में भी कोई रोल हो सकता है? यानी कहने का मकसद ये है कि फ़ैट्स जो हैं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द बॉडी, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि फ़ैट्स का बॉडी की प्रोटेक्शन में मैम क्या रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, बॉडी की प्रोटेक्शन में इसका एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा। एडिपोज टिश्यूज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन बॉडी को। बेसिकली जब फैटी एसिड्स हैं ये हाई एनर्जी सोर्स हैं। एग्जैक्टली। तो इनसे मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एक तो एनर्जी मिलती है और दूसरा ये एडिपोज टिश्यू हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और यानी फैट्स हमारी बॉडी के लिए हाईली इम्पोर्टेंट भी हैं, इसको हमें हर हाल में, हर फॉर्म में डाइट में इंक्लूड करना ही करना है। और जिस वक्त ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उस वक्त ये फैटी एसिड हेल्प करते हैं उसको ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में। एग्जैक्टली। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फैट्स ओमिट नहीं की जा सकती डाइट में से, ये इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। मैम आप बताएं कि फैटी एसिड सिंथेसिस किन किन कंडीशंस में इंक्रीज या डिक्रीज होती है? फैटी एसिड सिंथेसिस न्यूट्रिशनल स्टेट में इंक्रीज, यानी कि इसका डिफरेंस है कि इंक्रीज होती है डिक्रीज। अगर फैट स्टेट है, अगर खाना खाया हुआ है तो वो प्रमोट करेगा फैटी एसिड सिंथेसिस को, और स्टार्वेशन में इनहिबिट हो जाएगी, ये कम सिंथेसिस होगी फैटी एसिड्स की। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डाइट पे डिपेंड करता है कि किस तरह की डाइट आप खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हैं तो फैटी एसिड सिंथेसिस प्रमोट होगी, और अगर आप फैट रिच डाइट खा रहे हैं तो फैटी एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। और उसके अलावा सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज लीड टू अनकंट्रोल्ड फैटी एसिड सिंथेसिस, उससे बहुत ज़्यादा फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनहिबिट फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सही जी। तो डॉक्टर अमीना ने हमें बताया कि फ़ैट्स क्या हैं और एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में ब्रीफ आउट किया। अब अमरीन आप हमें बताएं कि आजकल ओबेसिटी के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है, फ़ैट्स और ओबेसिटी जो हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं? जैसे लोग आजकल वेट लॉस प्रोग्राम्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसमें बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? जी, डॉक्टर अमीना ने हमें बहुत डिटेल्ड बताया कि फैटी एसिड्स, फैट्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, कुशनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स के लिए। मगर बेसिक आजकल जो बहुत ज़्यादा हमें सुनने में आता है ओबेसिटी, जिसको आप लोग आम ज़बान में मोटापा भी कह सकते हैं। तो ओबेसिटी असल में होती क्या है? ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और वो नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चली जाए।
यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि अगर एक इंसान की एज के मुताबिक बॉडी वेट डिज़ाइन किया जाता है, उसका वो बॉडी वेट जो 20% ज़्यादा हो जाए तो वो ओबीस की कैटेगरी में फॉल करता है। अमरीन, आप ओबेसिटी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताएंगी हमें? ओबेसिटी के आजकल अक्सर अगर आप लोग इनलिस्ट करना शुरू करें तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। और ये एक यंगर एज ग्रुप में भी ओबीस इंडिविजुअल्स आजकल देखे जाते हैं, ओल्डर में भी, और एक मिड एज वाले में भी इंडिविजुअल्स ओबीस देखे जाते हैं। द बेसिक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा आप लोग सबके सामने आते हैं वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, रीनल फेलियर्स हैं, जिसमें ओबेसिटी इज़ हाईली लिंक्ड विद कैंसर ऑल्सो। यहाँ पे आप देखेंगे कैन वी कैंसर, से इट मदर ऑफ ऑल डिजीजेस? you can say it in a way that obesity is really a mother of many diseases such as mainly deadly diseases like diabetes and cancer. सही। तो कैंसर के अंदर भी इसकी इतनी ज़्यादा रीज़न आई है ओबेसिटी की वजह से। अगर आप अमेरिकन पॉपुलेशन को स्टडी करें तो आप वहाँ पे देखेंगे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है दोनों। अगर आप दूसरे एरियाज़ में देखेंगे, इटसेल्फ इन पाकिस्तान भी अगर आप देख लें तो हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर भी ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी बेसिक रीज़न जो है मोटापा है। अगर इस फैक्टर को कंट्रोल कर लिया जाए तो यू कैन गेट रिड ऑफ मेनी डिजीज़ इन द लॉन्ग रन। अमरीन, आपने ओबेसिटी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बताए अभी, तो आप न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताएं कि उसका इसमें क्या हो सकता है ओबेसिटी के हवाले से। जी, ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है आजकल, और आप लोग बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं आजकल जिसके बारे में सुनते होंगे। हर जगह फ्लायर्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम्स, इतने दिन का वेट लॉस प्रोग्राम, डिटॉक्स रिजीम्स। तो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट का भी इन मसलों को सॉल्व करने के लिए ही असल काम है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट जो होते हैं वो डाइट चार्ट्स डिज़ाइन करते हैं जिसमें वो कैलोरी काउंट को जहन में रखते हैं, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम BMR कहते हैं उसको जहन में रखते हैं, और फिर आप लोगों को गाइडेंस देते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पे आपने क्या डाइट लेनी है, आपकी बॉडी टाइप को जहन में रखते हुए, आपके वेट को जहन में रखते हुए, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को जहन में रखते हुए। तो ये सारा कुछ भी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट का काम है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को एलैबोरेटिवली बताऊंगी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट असल में क्या चीज़ है। हम बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, कॉमनली जब हम डिस्कशंस करते हैं, टॉक्स में हम बैठते हैं, तो हर इंसान का एक कंप्लेन होती है कि आई एम फॉलोइंग दिस डाइट, आई एम फॉलोइंग दैट डाइट, मैं वही डाइट ले रही हूँ जो पहले लेती थी, मेरा वेट इतना है, या मेरा वेट, कोई मेल कंप्लेन करते हैं कि इतना है और वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। There is a missing link. The missing link is between the BMR. यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है आपके BMR के अंदर है। BMR is basically the link between your actual weight and the health goals. आपका वेट और आपकी डाइट को मॉनिटर करता है। BMR होता क्या है? BMR is basically that minimum number of calories. जितनी कम कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है at resting state, working और when you are lying down. तो ये BMR जो होता है बेसिकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप अपना BMR कैलकुलेट करके देखें, आपकी बॉडी को कितनी डाइट चाहिए, कितने फैट्स चाहिए, कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भी न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट का काम है और वो ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। वो आपको आपके प्रोटीन कंटेंट कैलकुलेट करके देते हैं, एक ईट वेल प्लेट फॉर्म करते हैं जिसमें बैलेंस डाइट होती है, मिनरल्स होते हैं। आप लोगों ने सर्बेक्स जी का नाम भी सुना होगा जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी टैबलेट्स होती हैं। ये बहुत अच्छी विटामिन्स, मिनरल्स के तौर पे दी जाती हैं इंडिविजुअल्स को बैलेंस डाइट रखने के लिए, आपकी जीन्स के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक। ये सारा काम ही एक न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट का होता है। डाइटरी फाइबर को जहन में रखते हैं और बेसिकली न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की इतनी इम्पोर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि ये अगर आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, जस्ट इन केस किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में थ्रू फूड या डाइट इंट्रोड्यूस किया जाए कि आपको मेडिकेशन या टैबलेट्स के फॉर्म में मेडिसिन ना लेनी पड़े। तो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट का काम आपको ईजीनेस प्रोवाइड करता है और हमारी लाइफ को आसान करते हैं ये लोग। मैम, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ अप करें। जैसे अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है
तो जैसे पर्निशियस एनीमिया है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज होते हैं, वो न्यूट्रिशन के तौर पे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक है, आयरन उसमें है, और चुकंदर उसमें काफ़ी आयरन है, वो ब्लड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इस तरह के वेजिटेबल्स लें तो उसे आयरन डेफिशिएंसी कवर अप की जा सकती है। जी मैम, एक और बड़ी कॉमनली विटामिन ए डेफिशिएंसी देखी जाती है जो कि हमारे विजन को अफेक्ट करती है। इसके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है? इसका सोर्स फिश है, फिश खाने से भी विटामिन ए प्रोड्यूस होता है, ओमेगा 3 ऑयल्स। हाँ, ओमेगा 3 ऑयल्स, जिससे विजन इम्प्रूव होता है। राइट। और अगर हम लोग दूसरे डिजीज़ को देख लें, जैसे हमारे पास रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, मैम विटामिन डी जो है, विटामिन डी के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सनलाइट सबसे ज़्यादा बेसिक सोर्स है विटामिन डी का, तो एक्सपोजर टू सनलाइट प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द बॉडी। एग्जैक्टली। अभी आपने ब्रीफ आउट किया ओबेसिटी के बारे में और बहुत सी डिजीज़ेस हैं, क्या तो आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी असल और बेसिक वजह क्या हो सकती है, इनके पीछे क्या है बेसिकली इसकी रीज़न जो है हमारा लाइफस्टाइल है आजकल। अगर आप हमारा लाइफस्टाइल देखें तो बिल्कुल काउच पोटैटो वाला लाइफस्टाइल है। सारे यंगस्टर्स, टॉडलर्स को डिजिटल स्क्रीन्स के आगे बैठना है, मोबाइल यूज़ करना है, टैबलेट्स यूज़ करने हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है। ग्राउंड्स में अब आप देखें कि यंगस्टर्स खेलना नहीं चाहते हैं, वो वीडियो गेम्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और दूसरा हमारा जंक फूड लाइफस्टाइल जो हो गया, ईटिंग आउट, लेस हेल्दी फूड, लेस ऑर्गेनिक फूड, ये चीज़ें भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं टू दी लीडिंग ऑफ डिजीज़, और जिसकी वजह से आजकल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें जो हैं हमारा लाइफस्टाइल ही इन डिजीज़ की असल वजह है। तो लाइफस्टाइल अगर हम अपना इम्प्रूव करेंगे, ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें, फिज़िकल एक्टिविटी को, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन चीज़ों को प्रमोट करें, जो कि आजकल डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लाइक योगा, लाइक एक्सरसाइजिंग, साइकिलिंग, इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी इंक्रीज़ करें और घरों में भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करें, तो आई थिंक इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड पीपल कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़। सो आज हम लोगों ने सारा बायोकेमिस्ट्री को देखा, उसकी बेसिक्स देखी कि बायोकेमिस्ट्री असल में होती क्या है, उसकी जॉब मार्केट की एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी करियर वाइज क्या हैं। डॉक्टर अमीना ने हमें बहुत डिटेल ब्रीफ अप किया अबाउट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के अंदर कौन से एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल, कार्बोहाइड्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हमें डिजीज़ के बारे में बताया। फिर न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस फोरेंसिक में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मेसी में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, फिशरीज़ में, इन डेजिग्नेशंस में, जॉब डेजिग्नेशन में, एकेडमिक्स में। आई वुड नॉट फॉरगेट एकेडमिक्स जिसमें आप लोगों के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हाईलाइट हुई, और हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज डिस्कस किए जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। सो इन दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर अमीना आरिफ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज कि उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत डिटेल बताई बायोकेमिस्ट्री के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम सब लोगों ने बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ आज सीखा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई वुड एनकरेज the upcoming students of sciences to join the faculty of biochemistry, और biochemistry एक बहुत interesting subject है। Now from the faculty of life sciences, अमरीन ज़हरा, डॉक्टर अमीना आरिफ, अक्सा, we all sign off। और नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे एजेंडा पे एक डिफरेंट फील्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग रिसर्च और एवरीथिंग इंटरेस्टिंग के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।